हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा यहाँ पे है 10th चैप्टर है विद्रोही और राज। इसमें हम 1857 के विद्रोह को डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। ये हमारी तीसरी बुक में से है। अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, आरबीएसई से हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, इसके अलावा किसी अदर स्टेट बोर्ड से हो, तो सब जगह ये वीडियो काम आने वाली है, क्योंकि मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कराऊंगा, यानी एनसीईआरटी के अनुसार ही कराने वाला हूँ और लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार कराने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च करना है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, तो eklavyastudypoint.com यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीधा टॉपिक की। तो देखिए 1857 का विद्रोह जो था वो कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ठीक है, उसके क्या परिणाम हुए, उसके क्या प्रभाव हुए, ये सारे टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डे वन। अब डे वन से मेरा क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको ये समझना है। डे वन का मतलब है पहला दिन, जिस दिन ये शुरुआत हो जाती है इस विद्रोह की। तो वो पहला दिन कौन सा था? 10 मई 1857। क्या ये आप याद रख पाओगे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, 10 मई 1857, यानी कि वो दिन था जो पहला दिन था जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी। मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी और दोपहर के बाद शुरुआत हुई थी, ठीक है। शुरुआत कैसे हुई थी कि मेरठ छावनी में जो सिपाही लोग थे, ठीक है, उन सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। यानी कि ये मान लीजिए कि मेरठ की छावनी से एक विद्रोह शुरू होता है जो धीरे धीरे दिल्ली पहुंचता है और उसके बाद फिर देश के अन्य क्षेत्रों में पहुंचता है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। तो कहां से शुरुआत हुई? आप कहोगे कि 10 मई 1857 को शुरुआत होती है मेरठ की छावनी से। किसने विद्रोह करा? आप कहोगे सिपाहियों ने करा था। डे वन कौन सा था, पहला दिन कौन सा था? 10 मई 1857, ठीक है। इतना याद हो गया। अब चलते हैं आगे, अब समझेंगे। तो देखिए 10 मई 1857 की दोपहर के बाद जो मेरठ छावनी थी, यहाँ पे जो सिपाही थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था और इसकी शुरुआत जो थी उसमें भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी। यानी कि शुरुआत जो हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो जो हमारे जो भारतीय सैनिक थे उसमें जो पैदल सेना थी, ठीक है, पैदल सेना ने इसकी शुरुआत करी थी विद्रोह की। अब पैदल सेना ने शुरुआत करी है, बिल्कुल याद रखना है। आगे देखो, लेकिन जल्दी घुड़सवार फौज, यानी जो घुड़सवार फौज थी वो भी इनके साथ जुड़ गई, ठीक है, यानी घुड़सवार जो फौज थी वो भी जुड़ गई। अब फिर ये जो आंदोलन है आगे बढ़ता है और फिर विद्रोह की आग जो थी पूरे शहर तक फैल गई, ठीक है। पूरे मेरठ में ये आग फैल चुकी थी, सबको पता लग चुका था। क्या पता लग चुका था? ये पता लग चुका था कि मेरठ से एक विद्रोह हो गया है, सैनिकों का ये विद्रोह है। तो जब आम लोगों को ये बात पता लगी कि भाई सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तो आम लोग भी कहीं ना कहीं इनके साथ आ चुके थे। उन्होंने कहा था ठीक है, हम भी अपनी सेना के साथ हैं, ठीक है। तो देखिए शहर और आसपास के देहात के लोग जो थे वो सिपाहियों के साथ जुड़ गए, यानी आसपास के जो लोग थे देहात के वो भी इनके साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने क्या करा? सबसे पहले कब्जा करा शस्त्रागार पे। अब शस्त्रागार कौन सी जगह होती है? जहां पे हथियार रखे जाते हैं, ठीक है, यानी जहां पे हथियार रखे जाएं, गोला बारूद रखा जाए, तो इन्होंने सीधा वहां पे जाके कब्जा किया और उसको लूट लिया, ठीक है। और अब देखो इनके साथ साथ कौन है? पैदल सैनिक ने शुरुआत करी, घुड़सवार फौज इनके साथ आ गई, वहां की आम जनता और वहां के आम लोग जो थे वो भी इनके साथ आ गए। इन्होंने क्या लूट लिया? शस्त्रागार, उस पर अपना कब्जा कर लिया है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों पर निशाना साधा। इन्होंने जहां पे भी इनको अंग्रेज दिखे इन्होंने उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों के जो बंगले थे उसमें उनका जो साजो सामान था वो सब तहस नहस करना शुरू कर दिया, जलाना फूकना शुरू कर दिया। यानी जहां पे भी अंग्रेजों के बंगले दिखे, अंग्रेजों से रिलेटेड कोई सामान दिखा, इन्होंने जला दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? आगे देखो क्या होता है। रिकॉर्ड दफ्तर में गए, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को भी इन्होंने लूटकर तबाह किया। यानी कि जो रिकॉर्ड दफ्तर थे जहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते थे उसको खत्म करा। जेलों में, अदालतों में, डाक खानों में, सरकारी खजाने, ठीक है, जो भी इनको मिला सब कुछ तबाह कर दिया। अब ये जो आंदोलन है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सारे जो सैनिक थे, अब दोपहर बाद शुरू हुआ है, दोपहर बाद यानी अब मान लो शाम होने वाली है। तो फिर उसके बाद देखो क्या होता है। फिर इन्होंने शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी इन्होंने कट कर दी कि भाई खत्म, ठीक है। आगे देखो, जैसे ही अब शाम हो गई
धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अब बात चल रही है 10 मई 1857 की, दोपहर बाद ये शुरू हुआ था, अब हो चुकी है शाम। ठीक है, सिपाहियों का एक समूह जो था, एक ग्रुप जो था, वो घोड़े पे सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। आपको पता होगा मेरठ और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चल दिए मेरठ से दिल्ली की तरफ। अब देखते हैं क्या हुआ। फिर कहाँ से चलेंगे? मेरठ से चले। कहाँ पे चले? दिल्ली की तरफ। कौन चले? सैनिकों का एक ग्रुप चला है। इतना आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब आगे देखो, ये समूह नेक्स्ट डे यानी 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। अगले दिन यानी 11 मई 1857 को तड़के यानी सुबह सुबह लाल किले में पहुंच जाते हैं ये लोग। ठीक है, रमजान का महीना चल रहा था। मुगल सम्राट जो थे, अंतिम मुगल सम्राट मान लीजिए आप इनको, बहादुर शाह जफर, ये उस समय नमाज पढ़कर सहरी खाकर उठे थे और इन्होंने सुना कि बाहर से कोई शोर की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इन्होंने देखा कि बाहर आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है, तो इन्होंने पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर क्यों है ये शोर। ठीक है, फिर देखा कि बाहर खड़े सिपाहियों ने उनको जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं। यानी मेरठ में, हम मेरठ से आए हैं और मेरठ में जितने भी अंग्रेज थे हमने सबको, पुरुषों को मार दिया है। ठीक है, क्यों मारा है? पूछा भी गया होगा, भाई क्यों मार के आए हो? तो इन्होंने ये कहा क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे हुए जो कारतूस होते हैं, जो मतलब पहले अपने दांत से खींचने पड़ते हैं उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो उनको दांत से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। यानी गाय और सूअर की चर्बी का लेप था उसमें, और ऐसा इन्होंने बताया उनको। इससे इन्होंने कहा कि इससे हिंदुओं का और मुसलमानों का, ठीक है, दोनों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या करा, जितने भी अंग्रेज हमें मेरठ में दिखे हमने सबको मार दिया। ठीक है, ये इन्होंने बताया। आगे देखो क्या होता है। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था यानी एक और ग्रुप जो था वो दिल्ली में दाखिल हो चुका था। यानी कि जो आंदोलन है वो मेरठ से दिल्ली की तरफ आ चुका है, और शहर के जो आम लोग थे उनको भी पता लगा भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो आम लोग भी जो थे उनके साथ जुड़ गए और बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो मारे गए। ठीक है, तो ये आंदोलन चल रहा था। अब बात चल रही 11, ठीक है, 11 तारीख की। तो दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले शुरू हो गए और उनको लूटना शुरू कर दिया। दिल्ली जो है अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों का वो कंट्रोल नहीं था। अंग्रेज कोई दिख रहा था तो उसको भी मार दिया जा रहा था। तो ये हो चुका था उस समय। कुछ सिपाही जो थे वो लाल किले पहुंच गए। लाल किले में दाखिल तो हो गए और दरबार का जो शिष्टाचार होता है इन्होंने उसका भी पालन नहीं करा। ठीक है, बेधड़क किले में गए और अंदर इन्होंने सीधा एंट्री मार दी, यानी कि अंदर जा चुके थे लाल किले के अंदर। इनकी मांग क्या थी? अब ये हमें समझना है। यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि इनकी मांग क्या थी, यानी जो विद्रोही थे इन्होंने यहाँ पर क्या मांग रखी। तो इन्होंने बादशाह के सामने मांग रखी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। आशीर्वाद क्या चाहिए? कहने का मतलब है हमारे इस आंदोलन को अपना सपोर्ट कर दो, यानी ये जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ ये जो मुहिम छेड़ी है इसमें आप हमारे साथ हो जाओ। तो सिपाहियों से घिरे हुए बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं था, माननी तो पड़ती वो बात। तो ये था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, यानी वैध हो गया ये विद्रोह। क्यों? क्योंकि उस पर नाम आ गया है अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है, बहादुर शाह जफर का, कि बहादुर शाह जफर इस आंदोलन के साथ हैं। तो एक लीगल मतलब आप इसे मान लीजिए कि इसको वैधता मिल चुकी है, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है फिर। अब 10 तारीख हमने पढ़ा, 11 तारीख पढ़ा। अब हम बात करते हैं 12 और 13 मई। ठीक है, 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही ये खबर फैल गई कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, दिल्ली, ठीक है, अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को अपना समर्थन भी दे दिया है, तो हालात जो थे एकदम से बदल गए। बिल्कुल तेजी से वहां पे सिचुएशन जो थी वो बदल गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। गंगा घाटी की जो छावनी थी और जो दिल्ली के जो पश्चिम की कुछ छावनियां थी, यहाँ पे विद्रोह के स्वर जो थे वो और तेज होने लगे थे। ठीक है, बहुत तेज विद्रोह होने लगा था यहाँ पे, क्योंकि सारे सिपाही जो थे वो मोटिवेट थे। उन्हें पता लगा दिल्ली में मतलब दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे से बाहर कर लिया, मेरठ में इन्होंने अंग्रेज मार दिए, तो जाहिर सी बात है एक मोटिवेशन मिला होगा। अब विद्रोह का ढर्रा देखते हैं। ढर्रे का मतलब क्या है? विद्रोह का तरीका, किस तर्ज पे विद्रोह चल रहा था, ठीक है, किस प्रकार से चल रहा था, इसको देखते हैं। जैसे जैसे विद्रोह की खबर जो है एक शहर से दूसरे शहर में पहुंची, ठीक है, वैसे वैसे सिपाही जो थे वो हथियार उठाते चले गए। उन्होंने हथियार उठाया और हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम जो था वो एक जैसा था। ठीक है,
सभी जगह विद्रोह का जो घटनाक्रम था वो एक जैसा था। एक जैसे का मतलब क्या है, जैसा मेरठ में हुआ वैसा ही दिल्ली में हुआ, वैसा ही अन्य जगह हुआ, यानी जहां पे भी अंग्रेज दिखे मारने शुरू कर दिया, लूटना उठना ये सब चलता रहा। ठीक है, तो ये था। आगे देखते हैं सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, ये समझते हैं कि आखिर सेना ने विद्रोह कर क्यों दिया। क्या ऐसा अचानक से हो गया था जिसकी वजह से सेना को विद्रोह करना पड़ा, तो इसको समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। सिपाहियों ने किसी ना किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू करी। अब वो विशेष संकेत क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझिए, पॉइंट बनेगा आपका यहां से। तो देखिए, कई जगह इन्होंने शाम के समय तोप का गोला दागा। अब जब तोप का गोला दागा, उसकी आवाज आई तो पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा विद्रोह यहां से शुरू हो गया। कहीं पे इन्होंने बिगुल बजा दिया। ठीक है, बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया कि भाई अब विद्रोह शुरू हो गया, अब कार्यवाही शुरू कर दो, जहां जो अंग्रेज दिखे उसको मारो। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पे कब्जा करा, क्योंकि सारे के सारे अगर शस्त्रागार उनके हाथ में आ जाएंगे तो उसको कब्जा लेंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास क्या हो जाएगा, हथियार हो जाएंगे। और फिर उन्होंने सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने पैटर्न अपनाया था। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले और तमाम जो सरकारी इमारतें थी, यानी जो अंग्रेजों की सरकार की जो इमारतें थी, उस पर इन्होंने हमला शुरू कर दिया। जितने भी इनको रिकॉर्ड मिल रहे थे सबको ये जलाते चल दिए, यानी जला रहे थे, कोई भी चीज, कोई सबूत छोड़ नहीं रहे थे। ठीक है, गोरों से संबंधित यानी अंग्रेजों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले के निशाने पे था, यानी अंग्रेजों से रिलेटेड कोई भी चीज थी वो निशाने पे थी, क्योंकि विद्रोही किसी को भी छोड़ नहीं रहे थे। ठीक है, ये जो सिपाही थे, ये विद्रोही जो थे, ये किसी को छोड़ नहीं रहे थे। आगे देखो, हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। ठीक है, सब हिंदी में, फारसी में, उर्दू में अपील जारी कर रहे थे, ताकि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ आ जाएं और मिलकर क्या करें, अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों का सामना करें। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने से के साथ साथ हमलों का दायरा जो था वो और फैल गया, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी वो सैनिकों से हुई थी। ठीक है, भारतीय सैनिकों से हुई थी। अब सैनिक के साथ जो है आम लोग आ चुके हैं। जब आम लोग सैनिकों के साथ आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं, ठीक है, सपोर्ट तो उनको मिल रहा है। फिर लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे जो साहूकार लोग थे, जो अमीर थे, वो विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि चलो उनकी जो दुश्मनी रही होगी वो अंग्रेजों से रही होगी, अमीर लोगों से, जो भारतीय थे, जो साहूकार थे, उनसे उनकी क्या दुश्मनी थी, उनको क्यों लूटना या फिर उनको मारना शुरू कर दिया। क्योंकि ये अंग्रेजों के चमचे थे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे, इसलिए इन्होंने इनको भी शिकार बनाया। किसान जो थे, इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क मानते थे बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, यानी ये अंग्रेजों की बात मानने वाला मानते थे। और ये कहीं ना कहीं जो किसान लोग होते थे, मजदूर लोग होते थे, उनका शोषण भी करते थे। इसलिए लोगों का गुस्सा इन पे पहले से था और ये इनको मौका मिल गया था कि चलो अंग्रेजों के साथ अब इनको भी लपेट दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा। ज्यादातर जगह जो थी वो अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। ठीक है, मोस्टली हर जगह यही हुआ, अमीरों के घर थे वो लूट लिए गए। सिपाहियों की कतारों में जो छिटपुट विद्रोह थे, उसने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। ठीक है, जो छोटे छोटे विद्रोह थे वो चारों तरफ फैल गया। शासन की सत्ता की सरेआम अवहेलना होने लगी। अंग्रेजों का कोई कानून नहीं माना जा रहा था, कोई अंग्रेजों को नहीं मान रहा था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया था कि भाई अब सब कुछ खत्म करना है। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों पे कार्यवाहियों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि विद्रोही जिस लेवल पे अंग्रेजों को मार पीट रहे थे, ये अंग्रेज कुछ कर नहीं पा रहे थे उनका। ठीक है, अंग्रेज अपनी जिंदगी और अपना घर बार बचाने में फंसे हुए थे, क्योंकि पुरुषों को तो निशाना बनाया जा रहा था। ठीक है, उनको मारा जा रहा था। अब वो क्या करेंगे, वो अपनी जान ही बचाएंगे, तो ये हो रहा था। जैसे कि उस एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, समझिए। ब्रिटिश शासन जो है ताश के किले की तरफ बिखर गया। जैसे आपने ताश का कभी किला बनाया होगा, आपने देखा होगा, जरा सी हवा लग जाए या जरा सा हाथ भी टच हो जाए तो वो एकदम से बिखर जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से अंग्रेज जो थे, अंग्रेज, ठीक है, इनका जो सिस्टम था वो बिल्कुल आप ये मान लीजिए, अंग्रेजी व्यवस्था जो थी वो ताश के किले की तरफ बिखर रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा संचार के माध्यम, यानी ये जो विद्रोही थे इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता था, आपस में ये बातचीत कैसे करते थे, कैसे इनको पता लग जाता था भाई दिल्ली में ये शुरुआत हुई है तो चलो मेरठ पहुंचाना है या लखनऊ पहुंचाना है, कानपुर पहुंचाना है, या एक सिपाही से दूसरा सिपाही, फिर
अन्य लोगों को कैसे मतलब ये संदेश देते थे कि आओ जुड़ जाओ, ये करना है वो करना है, जो भी बातें थी कैसे हो पाता था, इसको देखते हैं। तो देखिए अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के जो ढर्रे थे उसमें समानता थी, यानी सब जगह एक ही पैटर्न था। सब लोग एक साथ निकलेंगे, ठीक है, अंग्रेजों से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसको जला देंगे, फूक देंगे, ठीक है, अंग्रेजों से रिलेटेड कुछ भी होगा उसको मार देंगे, शस्त्रागार पे हर जगह कब्जा किया गया, यानी पैटर्न सेम था। तो विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता तो सब जगह एक ही पैटर्न कैसे होता, सोचिए। सबको पता था क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कब करना है, सब कुछ पहले से प्लान था और कम्युनिकेशन था उनके बीच में, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आगे देखते हैं। तो इनकी योजना में समन्वय था, एक जैसी प्लानिंग थी। जब सातवीं अवध इर्रेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब ये क्या है, अवध इरेगुलर कैवलरी, यानी कि ये क्या होता है, सैनिकों की टुकड़ियां वगैरह होती है उनको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अवध में जब अवध की जो सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने मई की शुरुआत में कह दिया था कि जो नए कारतूस हैं उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यानी इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो 48 नेटिव इन्फेंट्री है उसको इन्होंने लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए ये डिसीजन लिया है कि 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हमने तो मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए डिसीजन ले लिया है कि भाई हम तो कारतूस को यूज करेंगे नहीं। अब आप हमारे इस पत्र का जवाब दो कि भाई क्या आप करना चाह रहे हो या आगे क्या होगा। तो सिपाही या उनके संदेश वाहक जो थे एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, ठीक है। सिपाहियों के भी संदेश वाहक थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, संदेश को पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये हो गया। यहां तक आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा कि स्टोरी की तरह कुछ भी मतलब ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए, इतना आपने समझ लिया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विद्रोह जो था इतना सुनियोजित कैसे था। सुनियोजित का मतलब है इतना प्लान कैसे था, ठीक है। इतनी अच्छे से पूरा का पूरा विद्रोह कैसे प्लान कर लिया गया था, ये आपको बताना है, कैसे ऐसे पॉसिबल था। तो देखते हैं। तो देखिए विद्रोह के दौरान, समझिए इसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुन के थोड़ा एक मूवी याद आ जाएगी। देखिए विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन थे जिनका नाम था हियर्स, ठीक है, कैप्टन हियर्स से इनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो भारतीय सिपाहियों पे थी। बहुत ध्यान से मतलब समझना है इसका। यानी जब विद्रोह चल रहा था तो अवध की जो मिलिट्री थी, ठीक है, उनके पास कैप्टन हियर से जो अंग्रेज थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जहां कैप्टन हियर से तैनात थे वहीं पर जो 41 नेटिव इन्फेंट्री थी ये भी तैनात थी, यानी एक सैनिक टुकड़ी वगैरह जो थी ये भी यहाँ पे तैनात थी। इन्फेंट्री का ये मानना था, यानी सैनिक टुकड़ी का ये मानना था, क्योंकि वो अपने तमाम जो गोरे अफसर हैं यानी जो अंग्रेज अफसर हैं उनको वो खत्म कर चुके हैं, मार चुके हैं। तो इसलिए अवध मिलिट्री जो है उसका भी फर्ज बनता है कि जो कैप्टन हियर से हैं उसको भी मौत की नींद सुला दें, यानी उसको भी खत्म कर दिया जाए, ठीक है। गिरफ्तार करके 41 जो नेटिव इन्फेंट्री हैं उसके हवाले करें, ठीक है। तो ये था, कहने का मतलब है कि जब हमने सारे अपने अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको हमने सुला दिया है, सुलाने का मतलब समझ रहे हो ना, सुला दिया है, तो इसको भी सुला दिया जाए हियर से को। अब आप सोचो कि सिंघम मूवी में आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पे लाश सिंघम 1 थी शायद, सिंघम, जहाँ पे एक बंद कमरे में पुलिस वाले बात कर रहे होते थे कि इसको कैसे मारेंगे, ठीक है, इसको कोई कहता है ऊपर से गिरा दो, कोई कहता है यहाँ यहीं मार दो, कोई अलग अलग तरीके से प्लानिंग कर रहे होते, तो वो कैसे डर रहा होता है। तो ऐसा ही कुछ सीन हो रहा होगा कैप्टन हियरसे के साथ। जब कोई कुछ लोग कह रहे होंगे इसको क्यों छोड़ रखा है जिंदा, इसे भी कर दो, जब हमने सबको मार ही दिया है तो इसको क्यों छोड़ा हुआ है भाई, इसको भी मार दो। तो कुछ कह रहे होंगे नहीं 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 अभी ऐसे नहीं मारते वैसे नहीं मारते। तो सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। आगे देखो, मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। उन्होंने कहा नहीं। अब ये तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाएगी, ठीक है। यानी जितने भी देसी अफसर हैं सभी रेजिमेंट में से, सभी टुकड़ियों में से उनको बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी, ठीक है। तो इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉर्न ने लिखा है कि ये पंचायतें जो थी, ठीक है, ये जो पंचायतें जो होती थी ये रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। अब सिपाही लाइन क्या होता है, आपने पुलिस लाइन सुना होगा, सिपाही लाइन सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो सिपाही लाइन का मतलब है एक ऐसा स्थान, ठीक है, सिपाही लाइन का मतलब है एक ऐसा स्थान जहां पे बहुत सारे सिपाही रहते हो,
जहाँ पे बहुत सारी फौज के लोग रहते हो, ठीक है, ऐसे स्थान को सिपाही लाइन नाम दे दिया गया, आप ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कानपुर में रात में, ठीक है, क्या होता था, पंचायतें हुआ करती थी, जिसमें सिपाही लोग जुटते थे, आपस में बातचीत किया करते थे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो फैसले होते थे ना, वो सामूहिक रूप से लिए जा रहे थे, यानी एक अकेला आदमी फैसला नहीं लेता था, बल्कि मिलकर सारे सिपाही बात करते होंगे, फिर वो फैसला लेते होंगे, क्योंकि सिपाही लाइनों में ये लोग रहा करते थे। अब सिपाही लाइनों में रहते हैं तो भाई सबकी जो लाइफस्टाइल है वो एक जैसी है, क्योंकि उनमें बहुत सारे एक ही जाति के होते थे। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी, आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते होंगे, अपने भविष्य के बारे में डिस्कस करते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि सब मिलकर ही फैसला लेते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेता और अनुयायी, ठीक है। यानी अब ये इतना बड़ा जो विद्रोह चल रहा है ना, अलग अलग जगह पे चल रहा है, तो अलग अलग नेता भी चाहिए इनके लिए। जैसे दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बना लिया। ऐसे ही लखनऊ कानपुर अलग अलग जगह पे चल रहा है, तो वहां पे भी तो नेता चाहिए ना इनको अपने विद्रोह के लिए। तो देखिए नेता और अनुयायी इसे समझते हैं। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए नेतृत्व यानी लीडरशिप और संगठन बहुत जरूरी था, ठीक है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो विद्रोही थे, उन्होंने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली, ठीक है, जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाया करते थे, ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये सोचा कि हमारा ये विद्रोह जो है सही जा रहा है, अंग्रेजों को सही तरीके से कूट रहे हैं ये लोग। अब इनको ये लग रहा था कि कोई ऐसा नेता होना चाहिए, बड़ा नेता होना चाहिए हमारे आंदोलन में, जो हमारे आंदोलन की सही लीडरशिप कर सके, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, जो पुराने कभी नेता होते थे उनको चुना। जैसे कि दिल्ली में ये चले गए, बहादुर शाह जफर को चुन लिया। कानपुर में गए, नाना साहेब को चुन लिया। लखनऊ में गए, बिजरिस कद्र को चुन लिया। आरा बिहार में गए, कुंवर सिंह को चुन लिया। अवध में इन्होंने नवाब वाजिद अली शाह, झांसी में लक्ष्मीबाई। तो इस तरीके से ये नेता बन गए, जो अलग अलग क्षेत्रों से क्या कर रहे थे, आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो विद्रोह का संदेश जो था वो आम पुरुषों और महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैलाया जा रहा था। और मेरठ से खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार होकर एक फकीर को देखा गया था, जिससे सिपाही मिलने जाते थे, ठीक है। कुछ ऐसी अफवाह फैल गई थी कि हाथी पे बैठकर एक फकीर आता है, उससे कुछ सिपाही लोग मिलते हैं, तो हो सकता है कि वो कोई संदेश वगैरह पहुंचाता हो, ठीक है। आगे देखते हैं। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता जो थे, वो अंग्रेजों के जो राज है उसको कहीं ना कहीं नेस्ता नाबूद यानी कि उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। क्योंकि अवध के जो नवाब थे, ठीक है, वो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस थे, और वहां पे कब्जा करके उनको हटा दिया गया था। तो वहां की जनता कहीं ना आप ये मान लीजिए अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। वो पहले से ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों को कैसे खत्म किया जाए, तो इनको एक मौका मिल गया था, ठीक है। अन्य स्थानों पर जो किसान थे, जो जमींदार थे, जो आदिवासी थे, वो भी विद्रोह के, ठीक है, विद्रोह को उकसाते रहे। और कई जो स्थानीय नेता थे वो भी सामने आ चुके थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस विद्रोह के जरिए अंग्रेजों का खात्मा हो सकता है, ठीक है। शाहमल ने क्या करा, यूपी के जो बड़ौत है, इस क्षेत्र में जो गांव वाले थे उनको इकट्ठा करा। फिर छोटा नागपुर में जो सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार जिसका नाम था गोनू, इस गोनू ने क्या करा, आदिवासी लोगों को एकजुट करा, उनका नेतृत्व किया, यानी लोगों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ इनको कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। अब बात करते हैं अफवाहें और भविष्यवाणियां। तो इस आंदोलन में कुछ अफवाहें भी फैल चुकी थी और कुछ भविष्यवाणी पहले से हो रखी थी जो काम कर रही थी, ठीक है। लोग उन पे भी विश्वास करते थे। तो समझिए आगे क्या क्या अफवाहें थी, कैसे अफवाहें फैलती थी, इसको देखते हैं। तो देखिए, विद्रोह के समय तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणी देखने को मिली, जिस कारण जो आम लोग थे वो भी विद्रोह से जुड़ गए, क्योंकि आम लोगों तक अफवाहें फैल चुकी थी। अब मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पे गाय और सूअर की चर्बी का लेप है, ये तो उन्होंने बताया ही था। उनका कहना था कि अगर वो इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे, ठीक है, तो उनकी जाति, उनका मजहब, उनका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। सिपाहियों का इशारा जो था इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाए जाते हैं उसकी तरफ था, ठीक है। जो उनको दिए गए थे कारतूस, जो यूज करने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, ठीक है, तो इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन अफवाह जो थी वो इतनी तेजी से फैल चुकी थी, मतलब जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, कि कोई अंग्रेजों पे विश्वास नहीं कर रहा था। उन्हें, उन सबको लग रहा था नहीं भाई, इसमें सच में गाय और सुअर की चर्बी का लेप है। कोई मानने को तैयार नहीं था अंग्रेजों की बातें, ठीक है।
आगे देखो, अब मैं कुछ अफवाहें बताता हूँ। सबसे पहले देखो, पहले नंबर पे अफवाह जो थी वो वही अफवाह है जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो देखिए, राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दमदम स्थित शस्त्रागार में, यानी वहाँ पे एक दमदम नामक स्थान रहा होगा, वहाँ पे जो शस्त्रागार है, यहाँ पे काम करने वाली नीची जाति का एक खलासी था, जिसने 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था, ठीक है। यानी कि अ, एक व्यक्ति जो कि नीची जाति का है, उसने एक ब्राह्मण सिपाही से कहा कि मुझे पानी पिला दो, ठीक है, पानी पिलाने के लिए कहा। लेकिन ब्राह्मण सिपाही ने ये कहकर अब उस अपने लोटे से पानी पिलाने से मना कर दिया कि तुम तो भाई नीची जाति के हो और तुम्हें छूने से मेरा लोटा जो है अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। ये पहली अफवाह है। अब समझिए, यानी कि उसने पानी पिलाने से मना कर दिया, बोल दिया कि मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा क्योंकि तुम तो नीची जाति के हो। आगे देखो क्या होता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस खलासी ने जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति नष्ट होने वाली है। अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी वाले जो कारतूस हैं वो मुंह से खींचने पड़ेंगे, ठीक है। इस रिपोर्ट को विश्वसनीयता के बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि ये कहाँ से रिपोर्ट आई, सच में ऐसा था या नहीं था। लेकिन आप ये मान लो कि ये जो गाय और सूअर की चर्बी वाली जो स्टोरी है, जो अफवाह है, ये इतनी तेजी से फैल गई थी कि लोग इस पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये था। इसके बाद सेकेंड अफवाह की बात करते हैं। तो ये अफवाह भी बहुत जोरों पे थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक साजिश रची है। वो साजिश क्या है? साजिश ये है कि अंग्रेजों ने बाजार में जो आटा मिलता है, ठीक है, आटा जो मिलता है बाजार में, उसमें गाय और सूअर की हड्डी का चूरा मिला दिया। यानी गाय और सूअर की हड्डी लेकर आए, उसका भाई पाउडर बनाया और आटे में मिक्स कर दिया। तो बाजार में जो आटा मिल रहा है उसमें ऐसा ऐसा है। ये अफवाह बहुत तेजी से फैली, ठीक है। और ये क्यों करना चाह रहे हैं अंग्रेज? क्योंकि वो तुम्हारा धर्म और जाति भ्रष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। शहरों और छावनियों में सिपाही और आम लोगों ने आटे को छूने से ही मना कर दिया, बोले हम नहीं छुएंगे भाई से। चारों तरफ डर का माहौल था, बिल्कुल शक बना हुआ था कि कहीं से आटे में ऐसा तो नहीं है। अंग्रेज इनको ये अफवाह फैला दी गई थी कि अंग्रेज जो है वो जो हिंदुस्तानी है उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, यानी ईसाई बनाना चाहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, हमने आटे में ऐसा कुछ नहीं मिलाया है। लेकिन लोग जो थे वो मान नहीं रहे थे क्योंकि अफवाह बहुत तेजी से फैल चुकी थी। ये सेकंड नंबर की अफवाह है। अब एक और अफवाह की बात करते हैं। ये भविष्यवाणी है। देखिए, आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो प्लासी की जंग है, इसके ठीक 100 साल के बाद, यानी कि 100 साल इसमें जोड़ दो, ठीक है, 1857 हो जाएगा। यानी प्लासी के युद्ध के ठीक 100 साल के बाद 1857 में अंग्रेजों का जो राज है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी 23 जून 1857 को अंग्रेजों का जो राज है वो खत्म हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी हो रखी थी, तो लोग इस पे विश्वास करते थे, उन्हें लग रहा था सच में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड भविष्यवाणी है। फोर्थ एक और पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत में विभिन्न भागों में, गांव में चपातियां यानी रोटियां बंटने की रिपोर्ट आ रही थी। ऐसा सुनने में आ रहा था कि गांव में रोटियां बांटी जा रही है, ठीक है। ये बताया जा रहा था कि रात में एक आदमी है जो आता है और गांव में चौकीदार को एक एक रोटी, ठीक है, और तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने के लिए निर्देश देकर जाता है। यानी वो कहता है कि भाई ये एक रोटी लो और आगे 4-5 रोटियां और बनाओ और आगे पहुंचाओ, ठीक है। ये था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद ना उस समय पता लगा था ना आज पता लगा है कि आखिर इसका मतलब क्या था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान लेते हैं, यानी कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए ऐसा ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि लोग जो थे वो अफवाहों पे विश्वास क्यों करते थे। तो देखिए, अफवाहों पे विश्वास लोग बहुत करते हैं। अफवाह कभी भी उड़ सकती है, ठीक है, और लोग उसको मानते हैं। ऐसा तब भी था और ऐसा आज भी होता है। आज क्या है, सोशल मीडिया है आपके पास, जांच करने के मतलब कोई आपके पास न्यूज़ आ जाती है तो आप उसकी जांच कर सकते हो, फैक्ट चेक उसका किया जा सकता है। लेकिन उस समय में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो जो उन्होंने सुन लिया, उनको लगता था सच में ऐसा ऐसा हो गया तो वो मान लेते थे इनको, ठीक है। तो लोग अफवाहों पे विश्वास क्यों करते थे, इसको देखते हैं। अफवाह तो हमने देख ली, अब इस पे विश्वास क्यों करते थे, तो देखिए, अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगुण सुनाई दे। यानी अफवाह तभी फैलेगी जब लोगों के मन में पहले से उस चीज को लेके कोई डर हो, ठीक है। तो देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय
ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा लेकर आ रही थी, ठीक है। पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए हमारे समाज को यानी भारतीय समाज को सुधारने के लिए कई पॉलिसी लागू कर रही थी। तो लोगों के मन में, लोगों को लग रहा था यार ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहे हैं, ये हमारी मतलब सारी व्यवस्था ही बदल रहे हैं। तो लोगों के मन में ये डर हो गया था कहीं ऐसा ना हो कि हमको क्रिश्चियन बना दें, अपने जैसा बना दें। तो लोगों के मन में ये बात पहले ही बैठी हुई थी, ठीक है। आगे देखो सेकंड पॉइंट, भारतीय समाज के कुछ तबके जो थे, तबकों की सहायता से इन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिनसे इन पश्चिमी विज्ञान और जो इनकी लिबरल जो आर्ट्स थी उसके बारे में पढ़ाया जाने लगा। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए। हिंदू विधवा विवाह को इन्होंने वैधता देने के लिए कानून बनाए, ठीक है। यानी कि इन्होंने समाज सुधार के काम शुरू कर दिए। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया। और ऐसे ही मतलब कई बहानों से इन्होंने क्या करा, अवध में, झांसी में, सतारा में, ऐसी जगहों पे कुछ रियासतें अपने कब्जे में कर ली। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ पे ये पता लग रहा है कि अंग्रेज पूरी तरीके से एक नया व्यवस्था, नया सिस्टम लागू करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरे का पूरा कंट्रोल, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कंट्रोल हो, वो उनके हाथ में हो, ठीक है। वो लोगों को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बनाना चाह रहे थे। तो लोगों को लगता था कि अब तक जिन चीज़ों की वो कद्र करते थे, जिन चीज़ों की वो पवित्र मानते थे, ठीक है, चाहे वो राजे रजवाड़े हों या सामाजिक धार्मिक कोई रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व लगान अदायगी प्रणाली, कुछ भी हो, जिस चीज जो सिस्टम चला आ रहा था, अंग्रेज उस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और ऐसी व्यवस्था लागू कर देंगे जो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बेकार व्यवस्था होगी, लोगों के लिए बहुत दुखदाई होगी। अगला टॉपिक है हमारा अवध में विद्रोह, इसको समझते हैं। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या करा, बंगाल में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर व्यापार के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत को समझा, उन्होंने सोचा पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं, संसाधन हमारे हो जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, यहाँ से हम मुनाफा कमाएंगे। लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि अवध उनके हाथ में उस समय नहीं था। वो चाहते थे अवध हमारे हाथ में आ जाए ना अगर, तो फिर तो उनका भाई एक्सपेंड जो कर रहे थे, मतलब अपना विस्तार जो कर रहे थे, वो पूरा हो जाएगा। अवध बस चाहिए था उनको, बाकी तो सारे क्षेत्र उन्होंने जीत लिए थे, ठीक है। अब अवध में विद्रोह होता है, उसको समझते हैं। सहायक संधि, ये सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने एक तरीका अपनाया, बनाया, ये तरीका मान लीजिए इस संधि के तहत कि जो भारतीय शासक थे ना उनको कमजोर करने का, यानी ये संधि वो भारतीय शासकों के साथ करेंगे, भारतीय राजाओं के साथ करेंगे, ठीक है। अब जो नवाब वगैरह होते थे, जो भी शासक होते थे, उनके साथ करेंगे और कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उनको कमजोर कर देंगे। तो अंग्रेजों ने ये करा। तो सहायक संधि क्या है, इसको समझते हैं। सहायक संधि जो थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में तैयार की गई एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे उन्होंने, उसका उद्देश्य मतलब लोगों को कमजोर करना था। कमजोर करना कैसे था समझिए, अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। यानी कि अंग्रेजों के साथ जो इस संधि को करेंगे उनको अंग्रेजों की कुछ शर्त ऐसी है जो माननी पड़ेगी। अब वो शर्त कैसी है समझिए, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। यानी मान लीजिए किसी नवाब ने, किसी शासक ने अंग्रेजों से ये संधि कर ली जिसका नाम है सहायक संधि, तो अब उसकी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी, अंग्रेजों की। अब वो अपनी सैनिक टुकड़ी को पहले की तरह नहीं रख सकता, अब वो उतना मजबूत नहीं रहा क्योंकि सारी जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ले ली, ठीक है। आगे देखो, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, यानी कि जिससे संधि करी है उसके क्षेत्र में अंग्रेजों की एक सेना यानी सैनिक टुकड़ी रहेगी। और उस सैनिक टुकड़ी का खर्चा भी कौन उठाएगा, अंग्रेज नहीं उठा रहे हैं, वही उठा रहा है जो संधि कर रहा है। यानी सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के जो रख रखाव है इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। अंग्रेज नहीं करेंगे इसकी व्यवस्था। नेक्स्ट देखो, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ कोई संधि कर पाएगा, ना ही अंग्रेजों की परमिशन के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। यानी कि अंग्रेज पूरी तरीके से उनको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। अंग्रेजों की मर्जी के बिना वो आदमी किसी दूसरे से संधि नहीं कर सकता, अंग्रेजों की परमिशन के बिना वो व्यक्ति किसी युद्ध में भी नहीं शामिल हो सकता। यानी वो किस चीज का मतलब क्या उसके पास अधिकार बचे, कुछ अधिकार नहीं बचे, हर तरह से अंग्रेजों ने उनको कमजोर कर दिया। तो यही जो संधि थी ना, यही थोप दी इन्होंने अवध पे। अब समझते हैं, देखिए ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब आपको समझ में आएगा जब आप इस पूरे टॉपिक को देखोगे, ठीक है। तो इस लाइन को एक बार देख लीजिए, बस मैं आपको इसका मतलब आगे समझाता हूँ। देखिए 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने
अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ठीक है, यानी कि एक मतलब इन्हीं के कंट्रोल में आना है, किसको, अवध को, और अपने कंट्रोल में लेके अवध का ये फायदा उठाएंगे। कैसे? क्योंकि अवध की जमीन जो थी उपजाऊ थी, नील की खेती हो सकती थी, कपास की खेती हो सकती थी, तो उनको चाहिए ही था। तो इन्होंने इसलिए कहा 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से जो अंग्रेजी साम्राज्य था यानी ब्रिटिश साम्राज्य था उसका अंग घोषित कर दिया। यानी अब अवध भी इनके हाथ में आ चुका है। ठीक है, अवध भी अंग्रेजों के हाथ में जा चुका है। रियासत पर कब्जे का जो सिलसिला था वो काफी लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी, यानी संधि तो काफी पहले थोप दी गई थी लेकिन उसको कब्जे में बहुत देर के बाद लिया। संधि में शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि नवाब जो है अपनी सेना को खत्म कर देगा। ठीक है, अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी रखेगा अपने यहाँ पे और उसका खर्चा भी खुद ही उठाएगा। अब वो अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी है तो वो अंग्रेजों के लिए काम करेगी, नवाब के लिए थोड़ी काम करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने नवाब को कमजोर करा। फिर रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती होगी। ठीक है, इसकी इजाजत भी उसको देनी पड़ी। ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह पर वो काम करेगी, यानी वो जो सैनिक टुकड़ी है वो बेशक से नवाब के एरिया में है, खर्चा नवाब उठा रहा है, लेकिन वो काम करेगी अंग्रेजों के हिसाब से। ठीक है, और अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों पर निर्भर हो रहा था, क्योंकि अब नवाब के पास अपनी सेना नहीं है, नवाब उतना मजबूत नहीं है, पहले की तरह कमजोर कर दिया उसको, तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों पे निर्भर हो रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, यानी कि जो पहले मुखिया वगैरह होते थे, तालुकदार होते थे, अब नवाब का उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं बचा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की जो दिलचस्पी थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भाई अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेज अवध को चाह क्यों रहे थे? तो इसलिए चाह रहे थे यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, यहाँ पे नील और कपास की खेती अच्छे से हो सकती थी, खूब फसल उत्पादन यहाँ से हो सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं उसको एक बाजार के रूप में देख रहे थे और इसलिए वो उस पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे नील और कपास की खेती अच्छे से हो सकती थी। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों को जीत कर हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि वाला जो हिस्सा है दोआब वाला, और कर्नाटक हो गया, पंजाब और बंगाल हो गया, ये सब अंग्रेजों के कब्जे में थे। अवध की ही तो कमी थी, तो फिर इन्होंने अवध भी जीत लिया और अवध को भी इन्होंने क्या करा, 1856 में शामिल कर लिया। तो यही इंपॉर्टेंट था। अब देखो, देह से जान जा चुकी है। अब ये किसी ने ये शब्द कहा है, यानी देह मतलब शरीर, हम शरीर से जान जा चुके हैं, यानी शरीर से प्राण जा चुके हैं। आखिर ये किसके लिए कहा और कब कहा, किसने कहा, इसको समझते हैं। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से, यानी जब उसने अवध को अधिग्रहण कर लिया, कब्जा कर लिया, तो इस अधिग्रहण से सभी इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, यानी सारी रियासतों में बहुत गुस्सा था। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। कहने का मतलब है कि पूरी रियासतों में बहुत ज्यादा लोगों के मन में गुस्सा था, और सबसे ज्यादा जो गुस्सा था वो कहाँ पे था? अवध में था। ठीक है, अवध के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। अब आप कहोगे कि अवध के लोग बहुत ज्यादा नाराज क्यों थे? क्योंकि अंग्रेजों ने जो अवध के नवाब थे, ठीक है, अवध के जो नवाब थे जिनको लोग बहुत पसंद करते थे, यानी कि जनता बहुत पसंद करती थी, अंग्रेजों ने इस नवाब को वहां से गद्दी से हटा दिया था, इसलिए जनता और ज्यादा गुस्से में थी, दुख में थी। ठीक है, तो यहाँ के जो नवाब थे जिनका नाम है वाजिद अली शाह, इनको ये कहते हुए इन्होंने, अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था, निकाल दिया था, ये कहा था कि ये अच्छी तरीके से शासन नहीं चला पा रहे, यानी अच्छा शासन नहीं चला पा रहे हैं, और ऐसा मतलब बेफिजूल का आरोप लगा के उनको क्या कर दिया, वहां से निकाल दिया, और ये बोल दिया कि ये लोकप्रिय नहीं है। जबकि वाजिद अली शाह जो वहाँ के नवाब थे वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी थे और लोग उनको पसंद भी करते थे। ठीक है, तो इसीलिए जनता अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नाराज थी। अगर सच में देखें, मगर सच ये है कि लोग इन्हें दिल से चाहते थे। ठीक है, अगर सच में देखें तो लोग बहुत पसंद करते थे, अंग्रेजों ने ऐसे ही झूठ बोलकर उनको वहां से निकाल दिया था। जब वो अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते हुए, विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए। तो नवाब के निष्कासन से पैदा हुआ जो दुख था और अपमान था, उसका जो एहसास है कहीं ना कहीं, मतलब आप ये मान लीजिए लोग उसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे। ठीक है, तो ये आपको समझना था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक ने ये लिख दिया कि देह से जान जा चुकी है। अब समझ में आया आपको क्यों लिखा गया है देह से जान जा चुकी है? क्योंकि उनके प्यारे जो नवाब थे उनको अंग्रेजों ने वहां से निकाल दिया है, यानी अब पहले जैसा अवध नहीं रहा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब शहर की काया बेजान है, शहर मतलब पहले जैसा रहा नहीं,
कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे जाने आलम से बिछड़ने का विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। कहने का मतलब है कोई ऐसी जगह नहीं है अवध में जहां पे मतलब जिस घर में लोग दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि भाई उनके नवाब जो थे उनको वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी जो संस्कृति थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब ना दरबार रहा ना दरबारी संस्कृति, क्योंकि जो संगीतकार होते थे दरबार में, जो नर्तक होते थे, जो कवि होते थे, कारीगर होते थे, बावर्ची लोग होते थे, ठीक है, और जो वहाँ पे नौकर वगैरह होते थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, सबकी रोजी रोटी चली गई। क्योंकि अब जब दरबार ही नहीं रहा तो कहाँ से इन लोगों के लिए काम बचेगा? अंग्रेजों ने तो सबको हटा ही दिया था। आगे देखते हैं। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। इसका क्या मतलब है? यानी जब अंग्रेज आए तो उनका शासन आ गया और एक दुनिया खत्म हो गई। यानी जो पहले मुगलों का शासन रहा था वो अब खत्म हो चुका है और एक नया दौर आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों, सिपाहियों, इन सबको एक साथ जोड़ दिया था। वो सभी फिरंगी राज के आगमन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी अर्थ में एक दुनिया को समाप्त मान रहे थे और कहीं ना कहीं दुखी भी थे। ठीक है, देखिए क्या था, पहले सब लोग साथ ही रहा करते थे। ठीक है, हो सकता है आपस में विवाद रहा हो, वो भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजों ने आके क्या करा, सबको दुख दिया। चाहे वो राजकुमार हो, चाहे तालुकदार हो, चाहे किसान हो, चाहे सिपाही हो, चाहे मजदूर हो, सबको परेशान कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, चाहे टैक्स लगा के परेशान करा हो या उनपे कड़ाई से बर्ताव कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनको परेशान कर दिया। तो इसकी वजह से सभी दुखी थे अंग्रेजों से, सब एक साथ जुड़ चुके थे। ठीक है, और वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए पहले कभी बहुमूल्य होती थी, जो उन जिस चीज से पहले लोग प्यार किया करते थे, अब सब कुछ खत्म होता जा रहा है। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं कहीं ना कहीं लोगों की अभिव्यक्त हो रही थी, क्योंकि लोग इतना अंग्रेजों से गुस्से में थे। वो गुस्सा कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह में लोगों का निकल रहा था। ठीक है, बाकी जगह के मुकाबले अवध में ये विद्रोह जो था एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन चुका था, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा मतलब पहले से ही गुस्से में थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे दिख रही थी। ठीक है, अवध के अधिग्रहण से ही सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं गई, यहाँ पे तालुकदार भी कमजोर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। एक समय ऐसा था जब तालुकदार बहुत अमीर होते थे, इनके पास जागीरें होती थी, इनके पास खुद के किले होते थे, इनके पास अपने सिपाही होते थे। ठीक है, इनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, कंट्रोल करते थे ये सत्ता को कहीं ना कहीं। अब ये भी पहले की तरह कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, आप ये मान लो नवाब होता था सबसे ऊपर जो शासक होता था, और नवाब के नीचे मान लो उनसे निचला स्तर है तालुकदारों का। अगर तालुकदार नवाबों की अधीनता स्वीकार कर ले मान लो, तो ये हंसी खुशी रह सकते थे, इनको कोई परेशानी नहीं थी। एक समय ऐसा होता था। अब ना नवाब रहा ना तालुकदार रहे, तालुकदारों को भी अंग्रेजों ने क्या करा, कमजोर कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अपने सिपाही होते थे, अपने किले होते थे। ठीक है, अगर वो नवाब की संप्रभुता यानी उसकी जो गुलामी एक तरह से उसको स्वीकार कर लें, तो तालुकदार कहीं ना कहीं टैक्स टाइम पे चुकाते रहे तो वो सब कुछ उनके पास स्वायत्ता बनी रहती थी, उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब खत्म हो गया। ठीक है, कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो आप ये मान लो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। तो आप सोचो कितना मतलब कितने बड़े लेवल पे ये तालुकदार रहे होंगे। छोटे मोटे तालुकदारों के पास 200 सिपाहियों की टुकड़ी होती थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी, यानी जैसे ही इन्होंने अवध का अधिग्रहण करा, नवाब को वहां से हटाया, फिर अगला टारगेट तालुकदार थे। तालुकदारों को बिल्कुल खत्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनकी जो सत्ता थी उसको खत्म करना शुरू कर दिया, इनकी सेनाएं भंग कर दी, इनके किले ध्वस्त करवा दिए, इनको पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत और सत्ता को चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से यहाँ पे एक ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी कि भूमि से टैक्स लेने की एक व्यवस्था थी जिसको एक मुश्त बंदोबस्त कहा जाता था, और ये यहाँ पे लागू कर दी थी। ठीक है, इसके अनुसार तालुकदार जो थे वो बिचौलिए थे, यानी अंग्रेजों के लिए बिचौलिए का काम कौन कर रहे हैं? तालुकदार करेंगे। जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। ठीक है, तालुकदारों को ये क्या कह रहे हैं? बिचौलिया मान रहे, एक तरह से कह रहे कि इन्होंने जबरन मतलब गलत तरीके से इन्होंने धोखाधड़ी से जब इन्हें हथियार रखी थी, अंग्रेजों ने इनको भी नापना शुरू कर दिया। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने इनसे भी इनकी सत्ता छीननी शुरू कर दी। आंकड़ों से पता लगा कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध में 67% गांव हुआ करते थे,
लेकिन इस बंदोबस्त के लागू होने के बाद ये संख्या घटकर 38% रह गई। कहने का मतलब है तालुकदारों को इन्होंने बिल्कुल कमजोर कर दिया, ठीक है। और इनके हाथ से जो गांव थे उसका कंट्रोल भी इनके हाथ से जाने लगा, इनकी सत्ता छिनने लगी। अब सत्ता छिनने का मतलब है सामाजिक व्यवस्था एक बनी हुई थी, वो सामाजिक व्यवस्था भी भंग होने लगी, ठीक है। लोग कहीं ना कहीं, जो किसान थे वो तालुकदारों से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब वो भी मतलब उनके रिलेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे खराब होने लगे थे। तो तालुकदार भी यहाँ पे क्या थे, बहुत बुरी स्थिति में हो रहे थे, क्योंकि एक समय ऐसा था तालुकदार बेशक से उत्पीड़न करा करते थे, ठीक है। तालुकदार जो थे वो किसानों का उत्पीड़न भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी जरूरत पे उनको उनकी हेल्प भी कर देते थे। तो दोनों तरह का काम था। लेकिन अब तालुकदार कमजोर कर दिए गए। वे किसानों से तरह तरह की मदद में पैसे तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे तालुकदार, ठीक है। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरीके से पिसने लगे। यानी अब इतना स्ट्रिक्ट रूल आ चुका था अंग्रेजों का कि किसानों को टैक्स देना ही होता था, चाहे कितना भी पैसा, ठीक है, कहीं से भी पैसा लाना पड़े। और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पे सरकार उनके टैक्स में कोई कमी करेगी, कोई गारंटी नहीं थी। सरकार को बस टैक्स चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से किसान दब रहे थे। नवाब तो गया, तालुकदार भी गए और किसान तो परेशानी थे, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ना ही किसानों को इस बात की कोई उम्मीद थी कि उनका कोई त्यौहार आएगा तो उस पर उनको कोई कर्जा मिल पाएगा या कोई मदद मिल पाएगी, ठीक है। पहले तालुकदार जो थे उनसे उनको मदद मिल जाती थी, लेकिन अब तालुकदार को ही कमजोर कर दिया, तो अब उनसे भी मदद मिलने की कोई उम्मीद इनको बची नहीं। तो ये हमें समझना था, ठीक है। आगे चलते हैं। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बहुत लंबा चला, वहां लड़ाई की बागडोर जो थी वो असल में तालुकदार और उनके किसानों के हाथ में ही थी, क्योंकि अवध में लंबे समय तक 1857 का विद्रोह चला था, ठीक है। और इसमें तालुकदार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। क्यों? क्योंकि नवाब के बाद तालुकदारों को ही तो अगला टारगेट बनाया था अंग्रेजों ने, इनकी सत्ता छीन ली थी, इसीलिए ये गुस्से में थे। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ थे, ठीक है। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा भी रखते थे, इसलिए वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, अब इसको लोहा ही पढ़ना, कहीं जल्दबाजी में कुछ और पढ़ो, ठीक है। वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में, ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक है, खेमे में शामिल हो गए। और उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे, ठीक है। यानी कि तालुकदार उनकी बेगम के साथ गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। किसानों का जो असंतोष था अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान जो थे अवध के गांव से ही तो, ठीक है, बहुत सारे जो किसान हैं वो अवध के गांव से ही भर्ती किए जाते थे। तो इसलिए सिपाहियों तक भी ये मतलब चीजें पहुंचने लगी थी। दशकों से सिपाही कम वेतन में और सही समय पे इनको छुट्टी ना मिलने के कारण वैसे ही परेशान थे। वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि भाई उनको वेतन कब मिलता है और उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है। 1850 का दशक आते आते उनका जो असंतोष था वो और कई नए कारणों से पहुंचा। पहले उनके सामने समस्या क्या थी? पहले समस्या थी सैलरी, यानी जो उनको वेतन मिलता था वो टाइम पे नहीं मिलता था, कम मिलता था, ये हो सकती है। दूसरी समस्या क्या थी यहाँ पे, अभी हमने देखा दूसरी समस्या थी उनको छुट्टी नहीं मिल पाती थी, ठीक है, यानी उनको छुट्टी नहीं मिल पाती थी। तो ये दो समस्या थी, लेकिन इस समय कुछ और भी समस्या आ गई। वो क्या समस्या आई इसको समझते हैं। तो देखिए 1857 के विद्रोह से पहले के सालों में सिपाही जो थे वो अपने गोरे अफसर, जो अंग्रेज अफसर होते थे, उनके साथ रिश्ते उनके काफी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अगर हम देखें तो अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना रिश्ते रखा करते थे, यानी अंग्रेज अफसर और जो हमारे भारतीय सिपाही हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे थे। वो उनके साथ मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध किया करते थे, ठीक है, मतलब एक दोस्ताना रिलेशन होता था, जो कि अब बिल्कुल बदल चुका था, ठीक है। उनके साथ वो तलवारबाजी करते थे, उनके साथ शिकार करने जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो हिंदुस्तानी बोलना भी जानते थे अंग्रेज, यहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति से मतलब कल्चर से वाकिफ थे। उन उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक की स्नेह दोनों होती थी, यानी वो अफसर की तरह कड़क भी होते थे, स्ट्रिक्ट भी रहते थे, एक अभिभावक की तरह उनको प्रेम भी करते थे, आप ऐसा मान लो। तो अफसर के साथ ऐसे संबंध थे। लेकिन इस समय आके इनके संबंध जो थे वो बदल गए थे, ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं उनके बीच में नफरत हो गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं 1840 के दशक में जो स्थिति थी वो कैसे बदली, इसको समझते हैं। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव आने लगा, यानी जो अंग्रेज अफसर थे वो अपने आप को गोरे तो थे ही, वो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानने लगे थे, ठीक है। वो सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे थे, यानी सिपाही या इंडियन है, कम नस्ल के, उल्टा सीधा मतलब बोलते थे।
वो उनकी भावनाओं की जरा भी फिक्र नहीं करते थे, गाली गलौज कर देते थे, शारीरिक हिंसा मारपीट कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे भारतीय सिपाही थे और अंग्रेज अफसर थे, इनके बीच में फासला बढ़ गया, ठीक है। भरोसे की जगह संदेह ने ले लिया, अब भरोसा उनको उन पे नहीं रहा था। तो ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, विद्रोही क्या चाहते थे। ये जो जिन्होंने 1857 का विद्रोह कर दिया, ये आखिर चाहते क्या थे, इसको समझते हैं। तो देखिए, अंग्रेज विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड माना जाता था, ठीक है। अंग्रेजों को क्या माना, अंग्रेज जो थे वो क्या मानते थे विद्रोहियों को, अंग्रेज जो थे वो विद्रोहियों को मानते थे कि ये एहसान फरामोश लोग हैं और बर्बर लोगों का झुंड है। वो इसको बिल्कुल भी सही नजर से नहीं देख रहे, अंग्रेज बहुत नफरत करते थे इनसे। फिर 1857 में जो कुछ हुआ, उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट उस समय के नहीं मिले हैं। अंग्रेजों के जो दस्तावेज थे वही मिले हैं, उसी से इतिहासकारों ने उस समय की जानकारी हमको दी है, ठीक है। आगे देखते हैं। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का पता लगता है। भारतीय क्या सोचते थे वो थोड़ी हमें पता लगेगा, या विद्रोही क्या चाहते थे ये हमको नहीं पता लग पाता है। नेक्स्ट है एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया गया, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी जो वर्ग है सब आ जाओ और विद्रोह में शामिल हो जाओ। बहुत सारी जो घोषणाएं थी वो मुस्लिम राजकुमार नवाबों की तरफ से हुई थी, और उनमें हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। बहुत सारी जो घोषणाएं थी उसमें हिंदू लोग जो होते थे वो भी शामिल होते थे, ठीक है। तो इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान जो थे दोनों का नफा नुकसान बराबर था, यानी दोनों का बराबर नफा नुकसान है, फायदा भी है तो दोनों का बराबर है और नुकसान है तो दोनों का बराबर है। इस तरीके से इस विद्रोह को देखा गया। जो इश्तहार लगाए जाते थे, पोस्टर लगाए जाते थे, उसमें अंग्रेजों से पहले कि हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत दिया जाता था, यानी अंग्रेजों से पहले हिंदू मुस्लिम देश में रहते थे, ठीक है। तो उस तरीके की बातें यहाँ पे बताई जाती थी। मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था, यानी मुगल साम्राज्य कितना बढ़िया था इनके मुकाबले, ऐसा करा जाता था। हालांकि सच में बढ़िया नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसा गौरव गान करना शुरू कर दिया। फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने वाले अंग्रेजों के द्वारा की गई जो कोशिश थी, उसके बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी थी कि हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वा दें, और उससे क्या होगा, ये कमजोर हो जाएंगे और हम इन पे शासन करेंगे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में बरेली में हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए इन्होंने 50,000 रुपए खर्च कर दिए थे ताकि इनके बीच में फूट डल जाए, ठीक है। ऐसा अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट है उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज यानी जो अंग्रेजों का शासन है, इससे संबंधित हर चीज को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, ठीक है। जो भी घोषणा होती थी, अंग्रेजों से रिलेटेड कोई चीज यूज नहीं करनी, और देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की खूब निंदा की गई, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, देसी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, ठीक है। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि अंग्रेजों ने जो टैक्स वाली व्यवस्था बना रखी थी, उसे जो भूस्वामी थे उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, लोगों से जबरन टैक्स लिया गया, ठीक है। और विदेशी व्यापार ने जो दस्तकार लोग थे, बुनकर लोग थे, उनको तबाह कर दिया। तो फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने, भारतीयों को क्या समस्या थी, किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, कईयों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, जो हमारे दस्तकार होते थे, जो बुनकर होते थे, उनकी पूरी जीवन तबाह कर दी, जो हमारा एक जीवन जीने का तरीका था, जीवन शैली थी, वो खराब कर दिया, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी लोगों को अंग्रेजों से। विद्रोही जो थे वो उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे, यानी अंग्रेजों से पहले जो सिस्टम था भारत में, ये वापस से उसी दुनिया में जाना चाहते थे। अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पे तुले हुए थे, ठीक है। वो लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे, ऐसी अफवाहें भी बहुत फैली थी। इसी डर की वजह से यही जो डर की वजह थी, इसी वजह से लोग जो थे वो अफवाहों पे विश्वास करने लगे थे, ठीक है। लोगों को प्रेरित किया गया कि वो इकट्ठे होकर मिले और अपने रोजगार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी इज्जत और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़े, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसीलिए लोग मोटिवेट हो रहे थे। कई दफा तो विद्रोही जो थे वो शहर के जो अमीर लोग थे उनको बेइज्जत किया करते थे। गांव के जो सूदखोर थे उनका बही खाता जला देते थे, उनके घर में तोड़फोड़ कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो केवल अंग्रेजों को उत्पीड़क नहीं मानते, वो इन अमीरों को, सूदखोरों को भी अंग्रेजों जैसा ही मानते थे। नेक्स्ट है वैकल्पिक सत्ता की तलाश। अब देखो, कई जगह पे अंग्रेजों के कंट्रोल से जा चुका है मामला, ठीक है, अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं रहा है विद्रोह में।
तो अब इनको एक वैकल्पिक सत्ता की तलाश चाहिए, एक अलग तरीके की सत्ता चले। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित कर ली। यानी अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, अब कोई दूसरा शासन चलेगा। ये प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि लंबे समय तक उनका शासन नहीं चल पाया, लेकिन इससे ये पता लग गया कि वो पहले जैसी दुनिया बनाना चाहते थे। अंग्रेजों ने जो सिस्टम लागू कर दिया था उसको खत्म करना चाहते थे। इन नेताओं ने क्या करा, जो पुरानी दरबारी संस्कृति थी उसका सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई। भू राजस्व, जो टैक्स वसूली थी, और जो सैनिकों का वेतन था, इसके भुगतान का इंतजाम करा कि टैक्स कैसे लिया जाएगा और सैनिकों को कैसे वेतन दिया जाएगा। लूटपाट बंद करने के लिए भी इन्होंने जो घोषणाएं थी वो जारी करवा दी। इनके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की भी योजनाएं बनाई जा रही थी कि ये तो हम करेंगे, साथ के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा कि किस प्रकार से कंट्रोल जो था वो अंग्रेजों के हाथों से जा चुका है और भारतीयों के हाथों में आ चुका है। ठीक है, और कैसे 1857 में अंग्रेज अपनी जान बचाते भाग रहे हैं। अब अंग्रेजों को करना था वापस से कमबैक। अंग्रेजों ने क्या करा, विद्रोह का दमन करना शुरू कर दिया और बहुत बेरहमी से विद्रोह का दमन करा। दमन का मतलब है पूरा खत्म कर देंगे, अब इस आंदोलन को ही खत्म कर देंगे। तो देखिए क्या करा अंग्रेजों ने। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी मौजूद है, उनसे ये साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान साबित नहीं हुआ। ठीक है, उत्तर भारत में दोबारा से जो उनके हाथ से कंट्रोल से जा चुका था, उसको दोबारा जीतने के लिए उन्होंने कुछ सैनिक टुकड़ियों को रवाना किया। ठीक है, अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून बना दिए। उस समय में मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानून के जरिए पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू होने का मतलब है सेना को बहुत ज्यादा अधिकार दे देना। अब सेना ही कर देगी तुरंत फैसला। ठीक है, ऐसे अधिकार। इसके तहत फौजी अफसरों और आम अंग्रेजों को भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, वो मुकदमा चला सकते हैं। सजा देने का भी अधिकार दे दिया, और जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था उनको ये लोग सजा दे सकते थे। ठीक है, कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई। पहले क्या होता था, पुलिस में मामला जाएगा, ठीक है, फिर अदालत में जाएगा, मुकदमा होगा, सुनवाई होगी, ये सब था। अब वो चीज नहीं है, अब जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, जो सामान्य प्रक्रिया थी कानून की वो खत्म कर दी। इससे ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो विद्रोह है उसको केवल एक ही सजा होगी, सजाए मौत। यानी जो विद्रोही है, जो विद्रोह कर रहा है, जो अंग्रेजों को मार रहा है, उसको एक ही सजा दी जाएगी, सजाए मौत। ठीक है, इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू करा। अब अंग्रेजों ने काम शुरू करा, उन्होंने ब्रिटेन से मंगा ली सेना और बोल दिया कि जाओ खत्म करो इस आंदोलन को। तो उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, कलकत्ता की तरफ से, दूसरा पंजाब की तरफ से। ठीक है, आप देखोगे मैप में, जैसे मान लो ये मैप बना रहा हूं, इधर पंजाब है, इधर कलकत्ता है, इन्होंने दोनों तरफ से हमला शुरू कर दिया। ठीक है, दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पे शुरू हो गई, क्योंकि दिल्ली इनके हाथ से जा चुकी थी तो वापस से दिल्ली को कंट्रोल में लेना था। लेकिन ये मुहिम जो थी सितंबर के आखिर में जाके पूरी हुई और दोनों तरफ से इन्होंने खूब हमले हुए, दोनों पक्षों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और इसकी एक वजह यह भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही जो थे वो राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ गए थे, इसीलिए दिल्ली को कंट्रोल में लेने में अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। ठीक है, अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था, यानी हर गांव को जीतते हुए चलना था। आम देहाती जनता और उसके आसपास के लोग जो थे उसके खिलाफ थे। जैसे उन्होंने उपद्रव विरोधी पर कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को ऐसा एहसास हो गया कि उनका सामना जो है सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वो एक ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। यानी गांव जीतने का मतलब है कि गांव की जनता उनके खिलाफ है, गांव की जनता को भी जीतना है, केवल सैनिकों से काम नहीं चलने वाला है, सैनिकों को मार के। तो अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल करा और उनका एकमात्र, ठीक है, और लेकिन ये उनका एकमात्र हथियार नहीं था। आप ये मत सोचना कि केवल सैनिक कार्रवाई से काम चल जाएगा। उन्होंने वहां पे एक तरीका और निकाला। उन्होंने क्या करा, जो जमींदार लोग थे, ठीक है, ये मत सोचना केवल सेना से काम चल जाएगा, समझिए, जो बड़े जमींदार थे उनको उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा देंगे। यानी तुम हमारे साथ हो जाओ, जमींदारों को कह रहे हैं तुम हमारे साथ हो जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी जागीरें वापस कर देंगे। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया था एक समय में। ठीक है, और
इसीलिए उन्होंने बोला कि जिसको जिसकी जमीन बेदखल किया गया था सब वापस आ जाओ, सबको हम जमीन दे देंगे। जो वफादार थे उन्हें इनाम भी दिया अंग्रेजों ने, जो उनके साथ हो गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए, या फिर भागकर नेपाल चले गए, या उन्होंने बीमारी या भूख से दम तोड़ दिया। और जो, कहने का मतलब है जैसे मान लो 100 जमींदार हैं, इन्होंने लालच दिया अंग्रेजों ने, आ जाओ हमारे साथ, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ज्यादातर जमींदार इनकी बातों में नहीं आए, 2 4 10 जमींदार इनकी बातों में आ गए। तो उनको, जो वफादार थे तो उनको तो इन्होंने इनाम दे दिया, जो अंग्रेजों के साथ थे, बाकी तो ज्यादातर मर ही गए। नेक्स्ट है विद्रोह की छवियां। विद्रोह के बारे में जो सरकारी ब्यौरे हैं उसकी कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियां, डायरियां, आत्मकथाएं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने जो बयान थे, ठीक है, ब्यौरे थे, वो दर्ज करवा गए थे उस समय में। असंख्य मेमो, ठीक है, मेमोरेंडम और नोट्स और परिस्थितियों का आकलन और विभिन्न रिपोर्टें जो मिली हैं, उसके जरिए से हमको सरकारी सोच, यानी अंग्रेज जो सरकार थी उसकी क्या सोच थी उसके बारे में पता लगता है। अंग्रेजों के जो बदलता हुआ रवैया है उसको समझते हैं, और विद्रोही जो चाहते थे उसके बारे में भी कुछ हद तक जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमें अफसरों के भीतर जो मौजूद भय था, बेचैनी थी, उसको भी दिखाता है, क्योंकि किस तरीके से अंग्रेज अफसर डरे हुए थे वो भी यहाँ पे पता लगता है। फिर उस समय जो बाहर के ब्रिटिश जो अखबार होते थे या मैगजीन होती थी, उसमें भी विद्रोह की जो कहानियां छपती थी, उससे भी सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा के बारे में जो डरावने शब्द हमारे सामने आए हैं, वो पता लगते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज डर गए थे उस इस 1857 के विद्रोह में। वो सारी चीजें वहां पे छापी जाती थी, ठीक है। इनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्से का भाव आ रहा था, प्रतिशोध का भाव आ रहा था, बदले का भाव आ रहा था, और ये भारतीयों को सबक सिखाने की बातें करते थे, ठीक है। अंग्रेज और भारतीयों के द्वारा तैयार की गई कुछ तस्वीरें भी उस समय में तैयार की गई थी, जो सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, ठीक है। इसमें कुछ चित्र हैं, कुछ पेंसिल से बने रेखांकन हैं, कुछ पोस्टर हैं, कुछ कार्टून हैं, कुछ प्रिंट वगैरह हैं, जिससे पता लगता है कि किस प्रकार से सेना को उस समय में दिखाया गया था और सैनिक विद्रोह को उस समय में दिखाया गया था। रक्षकों का अभिनंदन, इसको समझते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं जो हैं वो हमें पता लगती है। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया, यानी कुछ पेंटिंग ऐसे मिली है उस पेंटिंग में जो मतलब अंग्रेजों को बचा रहे हैं और भारतीयों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों का गुणगान किया गया है। 1859 में टॉमस जॉब्स बार्कर के द्वारा एक चित्र बनाया गया था जिसको रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है, कहा गया है। आप एक बार इस चित्र को देखो, ये कुछ इसी उसी पेंटिंग की बात चल रही है, ठीक है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया एक जगह और उनको ले गए सुरक्षित जगह पे पनाह दी, ठीक है। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, लेकिन कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंस सुरक्षित रहा। तो कहने का मतलब है इनको हीरो की तरह दिखाया गया जिसने अंग्रेजों को बचाने के लिए काम किया, ठीक है। 25 सितंबर को जेम्स ऑर्टम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी, ठीक है। फिर 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों को नया कमांडर जो है जिसका नाम है कॉलिन कैंपबेल, ये भारी तादाद में सेना लेकर पहुंच गया। उसने ब्रिटिश जो रक्षक सेना है उसको घेरे से छुड़ाया। कहने का मतलब है कि जो लोग अंग्रेजों को बचाने का काम कर रहे थे, जो अंग्रेज थे, उनका खूब गुणगान किया गया पेंटिंग के जरिए, ठीक है। 1857 में अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश से सत्ता की निर्विवाद जो विजय की कहानी थी, इसके बारे में भी चित्र वगैरह बनाए गए थे, ठीक है। और इन चित्रों से हमें ये लगता है कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं, इस प्रकार के इन्होंने चित्र बनाए थे, ठीक है। तो चित्र से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में जो खबरें छप रही थी वो जनता की कल्पना और मनोदशा पे कहीं ना कहीं इसका भारी असर होता था। भारत में औरतों और बच्चों के साथ जो हिंसा की कहानियां थी उसको पढ़कर ब्रिटेन की जनता जो थी वो कहीं ना कहीं गुस्से में आती थी और भारतीयों को सबक सिखाने की मांग करती थी। अब देखो, भारत में चल रहा है 1857 का विद्रोह, अंग्रेजों को मारा जा रहा है चुन चुन कर, ठीक है, उनकी संपत्ति जलाई जा रही है, जो उनके बंगले वगैरह जो भी थे। अब ऐसे में ये खबरें जो भारत में हो रही है ये ब्रिटेन के अखबार में छपती है खबरें। अब ब्रिटेन में जो लोग पढ़ते हैं उन खबरों को, उनका तो खून खौल जाता है, क्योंकि भाई उनके प्यारे अंग्रेज, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार यहाँ पे भगा भगा के मारे जा रहे हैं सेना के द्वारा।
तो ऐसे में उनको गुस्सा आता था। जब अंग्रेज भारतीयों को मारते थे तब उनको गुस्सा नहीं आता था, तब उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब अंग्रेजों को भारतीय मार रहे हैं यहाँ पे, तब उनको गुस्सा आता था और वो बदला लेने की बातें करते थे। ठीक है, अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और जो बच्चे थे उनकी सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे थे। अंग्रेज मांग कर रहे थे कि बचाओ, वहां पे औरतें मारी जा रही है, उनको बचाओ। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। ठीक है, जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, उन्होंने जो ये दर्द था, जो सदमा था, अपनी चित्रकला में दिखाया कि किस प्रकार से लोग त्राहिमाम मचा हुआ था, भाग रहे थे, बच रहे थे, ये सारी चीजें। जोसेफ जोसेफ नोएल पैटन, इन्होंने सैनिक विद्रोहों के 2 साल बाद इन मेमोरियल चित्र बनाया था। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से है। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। ये लाचार है और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। देखो, ये कुछ ऐसा चित्र है। ये सारे औरतें और बच्चे यहाँ पे लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, डरे हुए हैं, लाचार हैं, ऐसा दिख रहा है। वो अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसमें ये जो पेंटिंग है, इसमें भीषण हिंसा नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों में डर दिख रहा है। ठीक है, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है, एक इशारा है कि ये दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इससे विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया जा रहा है, यानी जो विद्रोही हैं वो हिंसक बताए जा रहे हैं। ठीक है, और उनके प्रति डर दिखाया जा रहा है इनके मन में। कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर। अब देखो, ये मिस व्हीलर है, ये कैसे सिपाहियों को मार रही है बंदूक लेकर। ठीक है, इसको दिखाया जा रहा है। प्रतिशोध का सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से का माहौल बनता गया, वहां से बदले की आवाज उठने लगी, बदला लो, बदला लो। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्र और खबरें जब वहां के लोग पढ़ते थे, तो वहां पे एक माहौल बन गया। माहौल ये था कि हिंसक दमन होना चाहिए, यानी ये जो आंदोलन हो रहा है इसको सीधा खत्म करो गोली मारकर। ठीक है, इस तरीके से। एक चित्र आपके सामने, जस्टिस, ये 12 सितंबर 1857 चित्र है। इसमें नीचे पट्टी पर लिखा है कि कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार से पूरे इंग्लैंड में कहीं ना कहीं गुस्से की भाव थे। ठीक है, वो इसको अपमान की तरह देख रहे थे और बदला लेने की बात कर रहे थे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि दिखाई दे रखी है इसमें, जिसके एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा जो है आक्रामक दिख रही है, उसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई दे रहा है, आपको बदला लेने की तड़प दिखाई दे रही है। ठीक है, वे सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है और भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ जो है वो डर के मारे कांप रही है इस औरत को देख के। इसको इन्होंने न्याय बताया है। ठीक है, इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य तस्वीरें और कार्टून छपते थे जिसमें इस तरीके की चीजें दिखाई जाती थी। दहशत का प्रदर्शन। प्रतिशोध यानी जो गुस्सा था और जो सबक सिखाने की चाह थी, वो इस बात से पता चलती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया। उन्होंने तोपों के मुहाने पर बांध दिया विद्रोहियों को और उनको उड़ा दिया, फांसी पर लटका दिया। ठीक है, तो मतलब ये गुस्सा दिखा रहा था अंग्रेजों के मन में कि कितना उनके मन में गुस्सा था भारतीय सिपाहियों को लेकर। इन सजाओं की तस्वीरें जो थी वो आम पत्र पत्रिकाओं में छापी जाती थी और दूर दूर तक इस खबर को पहुंचाया जा रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दया के लिए कोई जगह नहीं, यानी जब प्रतिशोध के लिए शोर मच रहा हो, ऐसे समय में नर्म सुझाव मजाक का पात्र बन ही जाता है। अब ऐसे में एक अंग्रेज व्यक्ति था, वो उसने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे उसका खूब मजाक बना। ठीक है, यानी चारों तरफ हर जगह से एक ही आवाज आ रही थी। ब्रिटेन में देखो कि हर कोई चाह रहा था कि भारतीयों को मारा जाए, उनसे बदला लिया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को मार दिया है, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा था जो कुछ अलग कह रहा था। सुनिए, जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका खूब मजाक उड़ाया गया। यानी इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि इनके साथ नरमी से पेश आओ। ठीक है, अच्छे से पेश आओ, दया भाव के साथ पेश आओ। तो इनका खूब मजाक उड़ाया गया। हास्यपरक व्यंग की एक पत्रिका थी ब्रिटिश जो छपती थी, इसमें एक कार्टून बनाया गया जिसमें कैनिंग को भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया है। उसका हाथ जो है सिपाही के सिर पर है, जो अभी नंगी तलवार और कटार लिए हुए दोनों, ठीक है, कटार ले रखा है एक हाथ में, एक हाथ में तलवार है, दोनों से खून टपक रहा है और वो उसके सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कुछ इस प्रकार का। आप देख सकते हैं इस चित्र को। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, जिससे
देश में हर तबके के लोग जो थे, अंग्रेजों का जो साम्राज्यवादी शासन था उसके खिलाफ मिलकर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की जो यादें हैं उसको हमारे मन में जीवित रखा हुआ है। ठीक है, ये पहला ऐसा मतलब प्रयास किया गया था जिसमें अंग्रेजों से आजाद होने का प्रयास किया गया था। ठीक है, विद्रोह के नेता जो थे उसमें ऐसे नायक के रूप में इनको पेश किया जाता है जो देश को रण स्थल की तरफ ले जा रहे थे। ठीक है, और जो दमनकारी साम्राज्यवादी शक्तियां थी उसके खिलाफ ये क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। एक हाथ में घोड़े की रास, दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि यानी अपने देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई, जिनको झांसी की रानी कहा जाता है, इनका गौरव, ठीक है, गौरवगान कविताएं इन पे लिखी जा रही थी। और इनको एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से इनको दिखाया गया था, आप यहाँ देख सकते हो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, उन्होंने, आपने ये पढ़ी होगी उनकी कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी। तो ये कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी जा रही थी ऐसे लोगों पे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी जान तक गंवा दी, देश के लिए लड़ते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है, थोड़ा बड़ा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।